नीड नहीं होनी चाहिए, सहारा नहीं लेना है। क्या कि अगर इंडियन फाइनेंशियल मार्केट है तो आपने उसको 2 पार्ट में ब्रेक किया था, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट रिवीजन 1 से लेकर 364 दिन के बीच में जहाँ पे क्या होते हैं, सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होते हैं। एंड कैपिटल मार्केट जहाँ पे मोर देन 365 डेज के सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होते हैं, ये आपका कैपिटल मार्केट हो गया। मनी मार्केट में आपने अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड मार्केट के बारे में पढ़ा था। उसके इंस्ट्रूमेंट्स में आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी मार्केट, आपका म्यूचुअल फंड्स और आपके रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट थे जिनको आप लोग यूज़ करके क्या करते हैं, आप लोग उनको फाइनेंशियल मनी मार्केट में, वर्किंग कैपिटल मार्केट में यूज़ करते हैं। बात करेंगे आपके कैपिटल मार्केट की, तो ये जो आपका कैपिटल मार्केट था इसमें आपने ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के बारे में पढ़ा था, आपने पढ़ा था स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के बारे में, आपने स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के बारे में पढ़ा था। तो ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये सब मिला करके आपके कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा आपके एसएससी के एग्जामिनेशन में आते हैं। उन सारे के सारे टर्म्स को कलेक्ट करके उसकी एक लिस्ट बनाई गई है। आप बोल सकते हैं कि ये पूरी की पूरी इंडियन फाइनेंशियल मार्केट की, या बोलेंगे आप बेसिकली अभी जो मैंने लिखे हैं वो सारे के सारे आपके बैंकिंग वोकैब्स हैं। तो आपने एक एक करके वो समझने हैं और उनको दिमाग में आत्मसात कर लेना है, क्योंकि दिखूंगी नहीं। समझ लीजिएगा क्या कि पहला आपका दिया हुआ है टॉपिक जिसके बारे में लिखा हुआ है मैंने, क्या, प्राइम लेंडिंग रेट। ठीक, प्राइम लेंडिंग रेट को आप लोग अगर देखेंगे तो इसको हिंदी में नहीं पढ़ना, फिर से इकोनॉमिक्स हिंदी में बहुत टफ है। फिर आपने तब भी क्या करना है, अगर आप देखना चाहो कि प्राइम लेंडिंग रेट को हिंदी में क्या बोलेंगे तो इसको बोलते हैं प्रधान ब्याज दर। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, प्रधान ब्याज दर बोलते हैं। और होता क्या है समझ लीजिएगा। देखिए, आपका हर बैंक आपको क्या देता है, लोन देता है। जब आपका हर बैंक आपको लोन देता है तो आपका सिंपल सी बात है, जब मैंने नेशनलाइजेशन कराया था तो उसका मेन रीज़न ये था कि आप लोग जितने भी आपके रूरल बैकग्राउंड से जो लोग बिलोंग करते थे, जितने भी आपके फार्मर्स होते थे, आप लोग उनको लोन नहीं देते थे, आप सिर्फ उन लोगों को लोन देते थे जिनसे आप क्या करेंगे, आप मोटा इंटरेस्ट रेट वसूल कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही बोला गया कि जो आपका प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स भी हैं जो आपके आरबीआई के अंडर में आते हैं, जैसे वो भी मार्केट में आए तो आपके पास कॉम्पिटिशन क्रिएट हो गया कि आपके पास कस्टमर ही कहाँ हैं। यानी कि जैसे होता नहीं कि जब आपके पास कस्टमर नहीं होता और आप लोग अपने तरफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हो तो आप जो भी चीज़, जैसे आपकी अगर फीस है तो आप फीस को क्या कर देते हो, कम कर देते हो। ठीक इसी प्रकार से अब हमें क्या करना था, हमारी इनकम कैसे होगी, बैंक की इनकम कैसे होगी, या तो फिर आपके पास जो भी डिपॉजिट्स हैं उन डिपॉजिट्स को आप शेयर मार्केट में लगा दीजिए, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, आपके पास जो भी डिपॉजिट्स हैं उनको आप लोन दे सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, उन डिपॉजिट्स को आप लोग आगे चल करके अदर फील्ड्स में भी डिपॉजिट कर सकते हो। आप बोलेंगे आप आरबीआई के पास डिपॉजिट करा सकते हो। जैसे आपने बोला था ना कि हम लोगों का बैंक, कस्टमर्स का जो बैंक होते हैं वो आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक और प्राइवेट बैंक होते हैं, और सभी बैंकों का बैंक क्या होता है, आरबीआई होता है। तो उसमें आप क्या करेंगे, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के तहत क्या कर सकते हैं, आप आरबीआई में जमा कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, यानी कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अब आपके पास क्या था, जब बहुत सारे बैंक्स आ गए तो कस्टमर आपके पास क्यों आएगा, इस कस्टमर आपके पास क्यों आए, तो आपने क्या किया, आपने जो आपका इंटरेस्ट रेट था, क्या था आपका इंटरेस्ट रेट, उस इंटरेस्ट रेट को क्या कर दिया, आपने कम कर दिया। इतना कम कर दिया कि कस्टमर क्या करे, आपके पास आ जाए। अच्छा, अब क्या था कि जब स्टार्टिंग में इंटरेस्ट रेट आपने कम किया तो इन सारी की सारी चीज़ों को आरबीआई क्या करता था, अपने अकॉर्डिंग करता था। मतलब आरबीआई जितने भी फंक्शनिंग बैंक्स हैं कहाँ पे, आपके इंडियन गवर्नमेंट में या इंडियन कंट्री में, आपका इंडिया में, उन सारे के सारे बैंक्स का इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करता था, आपका आरबीआई डिसाइड करता था। कब तक, ठीक, फिर क्या हुआ, पहले इनको जब कंट्रोल आरबीआई कर रहा था, बाद में आरबीआई ने क्या कर दिया, ईयर था आपका 2004 का, और आरबीआई ने इनको क्या कर दिया, डी कंट्रोल कर दिया। बोला गया क्या कि अब कोई भी जो बैंक होगा वो अपने आप से निर्धारित करेगा अपनी न्यूनतम इंटरेस्ट रेट की दर, ताकि क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर्स हैं, यानी कि जो आपसे पैसा लेने वाले हैं, जो आपसे लोन लेने वाले हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके बैंक में आ सके। इससे क्या हुआ, हर एक बैंक का जो आपका क्या था, जो प्राइम लेंडिंग रेट था वो क्या हो गया, कम हो गया। तो इसमें क्या हो गया, बैंक्स के बीच में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इसके बीच में आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं रही। आ करके जो कस्टमर्स होते थे वो क्या करते थे, बैंकर्स से, यानी कि बेसिकली आपके मैनेजर से जो इन सब चीज़ों में डील करता है, उनसे मोल भाव करते थे, बार्गेनिंग करते थे कि मैं आपका अच्छा कस्टमर हूँ, मैं आपके यहाँ इतने दिनों से रह रहा हूँ, आपके यहाँ इतने अकाउंट है, मैंने इतने लोन लिए हैं, मैं इतना आपको काम दिलाऊंगा, तो आप मुझे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या देंगे, लोन देंगे। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो आरबीआई के दिमाग में एक टर्म आया, इसको आपने बोला क्या, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। अच्छा, एक और चीज़ है, आपका यही जो आपका प्राइम लेंडिंग रेट है ना, इस प्राइम लेंडिंग रेट को मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ क्या, कि आप बात करोगे किसकी, अमेरिका की, एंड आप अगर बात करो किसकी, यूरोप की, तो अमेरिका और यूरोप में क्या कर देते हैं, एक बेंचमार्क सेट कर देते हैं। ठीक, उस बेंचमार्क सेट करने के कारण होता क्या है कि आप उससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते किसी भी कस्टमर को क्या करने के लिए, आप लोन देंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करेंगे। तो उन्होंने क्या बना दिया, आप एक ना अपना एक बेंचमार्क बना दिया गया।
अब इंडिया में इस बेंचमार्क टर्म को किस तरीके से प्रयोग किया गया, मैंने क्या लिखा है, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट में होता क्या है, इंडिया में आपका जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी कस्टमर होता है, यानी कि किसी भी बैंक का सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी कस्टमर जो कभी नहीं छोड़ के जाएगा, जो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ में रहेगा, उसको आप जितनी मैक्सिमम बोलेंगे मिनिमम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उस पर आप लोन देते हो, तो उसको आप बोल देते हो क्या, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। कहाँ पे, इन इंडिया। फिर समझ लीजिएगा, आपका प्राइम लेंडिंग रेट क्या था, इंटरेस्ट रेट था, जो कि आपका आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता था। 1996 की बात है ये, ठीक, आरबीआई द्वारा डिसाइड करा जाता था, आरबीआई इसमें कंट्रोल करता था। लेकिन आरबीआई ने क्या करा, क्योंकि बैंकों में कंपटीशन आपस में बढ़ाना था, तो उन्होंने 2004 में इस सिस्टम को जो अपने अंडर में वो करता था उसको डिकंट्रोल कर दिया। अब कोई भी बैंक अपनी न्यूनतम रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने आप से फिक्स कर सकता था। अब इसी न्यूनतम रेट को आपके अमेरिका में और यूरोप में क्या बोला गया, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट बोला गया। लेकिन इंडिया में इसी बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट को क्या बोला गया, आपका जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी कस्टमर होता है उसको जितनी बेसिक या जितनी एक ही होता है, बहुत सारे मल्टीपल कस्टमर्स को नहीं दिया था। एक आपका जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी कस्टमर होता है, बैंक का अकाउंट होल्डर होता है, उस अकाउंट होल्डर को या उस लोन लेने वाले व्यक्ति को जो सबसे ज़्यादा मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो लोन दिया जाता है उसको बोलते हैं क्या, आपका बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। ठीक, अब क्या आता है, जब आप बात आती है बेस रेट की, तो ये आपका किया गया था कब से स्टार्ट, 2010 से स्टार्ट किया गया था। और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, आरबीआई के द्वारा स्टार्ट किया गया था। फिर जो मैंने टर्म बोला कि यहाँ पे तो मिनिमम हो गया, यहाँ पे फ्लक्चुएटिव हो गया। आपको बता दूं कि अभी तक जो आपका प्राइम लेंडिंग रेट होता है, ये रेट अभी भी आपका गवर्नमेंट यानी कि बेसिकली आपका जो आरबीआई है वो अभी भी अपने हक में नहीं कर पाई है। अब ये बैंक्स के ऊपर ही है कि वो लोग क्या करेंगे, अपना पीएलआर सेट करेंगे। लेकिन इस पीएलआर को सेट नहीं किया, तो आरबीआई ने क्या किया, किसी और तरीके से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करी। उन्होंने कंट्रोल करने के लिए क्या अपनाई अपनी टेक्निक, उन्होंने बोला बेस रेट। उन्होंने बोला अब आप यानी कि जो सारे के सारे जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, जितने भी प्राइवेट बैंक है, जितने भी कमर्शियल बैंक है, सारे के सारे पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक अपना क्या करेंगे, एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट का आपका लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेट कर देंगे और उसके नीचे वो लोग नहीं जा सकते। यानी कि यहाँ पे एक आपका क्या हो गया, बेस निर्धारित हो गया कि इस बेस से नीचे आप नहीं जा सकते, नीचे नहीं जा सकते। ठीक, ये क्या करने के लिए किया गया, ये जो मार्केट में क्या हो रहा था, जो आपकी बोलेंगे ट्रांसपेरेंसी कम हो रही थी, अपना बहुत ज़्यादा बाइजनेस हो रही थी, इन सब चीज़ों को कम करने के लिए आरबीआई द्वारा किया गया। और यही बेस रेट को पहले बोला जाता था क्या, प्राइम लेंडिंग रेट। यानी कि इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट था, लेकिन पहले इसमें कौन कर रहा था, आरबीआई कंट्रोल कर रहा था। लेकिन 2004 के बाद आरबीआई ने इसको क्या कर दिया, डिकंट्रोल कर दिया। और इसमें भी न्यूनतम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फिक्स करना होता था, सेट करना होता था। पहले आरबीआई करता था, बाद में बैंक्स ने कर दिया। क्यों कर दिया, ताकि कंपटीशन इंक्रीज हो सके। और ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो आरबीआई करता है, बेसिकली बैंक सुस्त तो नहीं हो गए हैं, अपने फंक्शन से पीछे तो नहीं भटक गए, इन सारी चीज़ों को जांच करने के लिए किया जाता है, पहली चीज़। ठीक, तो ये 3 पॉइंट है। डेफिनेशन नहीं समझनी है आपको, फिर से समझना है वो जो मैं समझाना चाह रही हूँ। खैर, उसके बाद अगर आपने देखा क्या, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है भाई, देखिए एक टर्म आपने सुना होगा क्या, SLR। ठीक, SLR यानी कि जो आपको CRR SLR बताया था, जो अभी 19.5% के करीब आपका चल रहा है, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि सांविधिक तरलता अनुपात। अब क्या होता है कि बैंक्स को अपने पास इस लेवल को, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को अपना क्या होता है, 19.5% के अपनी कुल जमा पूंजी का बना करके रखना होता है। लेकिन जब बैंक्स, क्योंकि आपको पता है कि आरबीआई का काम है इन सारी की सारी चीज़ों को ऑडिट करना कि वो मेंटेन करके रख रहे हैं अपना SLR, अपना CRR, कि नहीं मेंटेन करके रख रहे, तो इन सारी की सारी चीज़ों को जब बैंक्स के ऊपर प्रेशर होता है कि आरबीआई ऑडिट आकर के करेगा, तो वो लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। यानी कि प्रत्येक शेड्यूल कमर्शियल बैंक या प्रत्येक बैंक, इवन आपका प्राइवेट भी और आपका पब्लिक सेक्टर, कोई भी बैंक होगा, जब वो क्या करेगा, अपने अकाउंट में या अपने पास जो उनको तरल अनुपात में, यानी कि बोलेंगे क्या, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के रूप में जो भी पैसा उनको तरल रूप में रखना है, अगर वो पैसा वो क्या नहीं कर पा रहे, वो नहीं रख पा रहे, तो क्या करते हैं, वो आरबीआई से लोन लेते हैं। क्या लेते हैं, आरबीआई से लोन लेते हैं। क्या बनाने के लिए, अपनी लिक्विडिटी बनाने के लिए, SLR की पूर्ति करने के लिए, अपनी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। जितने भी आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जब आरबीआई से लोन लेते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उस रेपो रेट की, किसकी,
जो आपका प्रिवेलिंग टाइम में आपका जो रेपो रेट चल रहा है उससे प्लस 1% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या मिलता है, उनको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। यानी कि जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, जब वो अपनी तरलता को, अपनी लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए आरबीआई से लोन लेंगे, वो लोन वो रेपो रेट की जो भी रेट होगा उससे क्या होगा, 1% ज़्यादा होगा। इसको एज अ पनिशमेंट रेट बोलते हैं या सजा दर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कि ये है आपकी क्या, सजा दर। यानी कि ये इस दर पे आपके बैंक्स जो होते हैं कम से कम क्या करेंगे, यानी कि वो मैक्सिमम ये अपना रख के बना करके रखेंगे कि उनको क्या करना है, अपना SLR मेंटेन करके रखना है, यानी कि अपनी लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए लोन लेते हैं। इतना क्लियर, सभी को क्लियर हुआ। ठीक, उसके बाद क्या है, जब आपकी बात करेंगे नॉन परफॉर्मिंग असेट की, इसमें क्या होता है, ऊपर वाला हटा रही हूँ। देखिए भाई, आपका जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात करोगे आप लोग, तो सिंपल सी बात है कि वो वाला धन, यानी कि ये जो आपकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट होती है, वो वाली एसेट होती है जिसमें आपको प्रिंसिपल प्लस आपका क्या, प्रिंसिपल के साथ साथ में आपका जो इंटरेस्ट होता है, क्या होता है आपका जो इंटरेस्ट होता है, वो दोनों चीज़ें नहीं मिलती हैं। समझ रहे हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि वो वाली एसेट है जिसमें आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन के साथ साथ क्या होता है, आपका जो मूलधन होता है और उसके साथ साथ ब्याज, ये दोनों चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। और ये आपकी क्या बन जाते हैं, आपके बेड डेट्स बन जाते हैं। अगर इन नियर फ्यूचर भी आप लोग देखोगे क्या कि इनकी कोई भी श्योरिटी नहीं कि आपको क्या होंगी, मिलेंगी। बहुत सिंपल सी बात है। अब बात करेंगे किसकी, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो की। भाई देखिएगा, फटाफट से देखिएगा इसको, मैं इधर एक्सप्लेन करूँगी। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो आपका होता क्या है। देखिए, जब नॉर्मली आपका क्या करते हैं, जो बैंक्स होते हैं आपका जितना उनके पास पैसा जमा हुआ है, सपोज हम सभी लोग क्या हैं, SBI के कस्टमर्स हैं, ठीक है, SBI में हम सभी लोगों का अकाउंट है। अब हम लोगों ने क्या किया, SBI में जो भी अपना पैसा हम लोगों ने डिपॉजिट करके रखा हुआ है, उस डिपॉजिट पैसे में से कितना पार्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, पब्लिक को लोन दे रहे हैं। समझ रहे हैं। जब आपसे क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो की बात करेंगे तो आपने जितना पैसा, यानी कि जितना भी पैसा SBI के पास में क्या है, बैंक में जमाए हैं, सेविंग्स हैं, उन सारी की सारी डिपॉजिट्स को, उन सारी सेविंग्स में से आप कितना रेशियो आप क्या कर रहे हो, दे रहे हो लोगों को एज अ लोन, तो इसको क्या बोलेंगे, आपका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। यानी कि ऊपर क्या रहेगा आपका, आपकी सेविंग्स रहेंगी और उस सेविंग्स में से आप क्या कर रहे हो, सेविंग्स मतलब या बोल सकते हो आप डिपॉजिट अपॉन लोन भी लिख सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो, आपका डिपॉजिट अपॉन आपका लोन। यानी कि अगर आपने 100% आपका क्या हुआ है डिपॉजिट, वटेवर जो भी जितनी भी संख्या हो, जितना भी अमाउंट हो, उस 100 रुपीज़ में से आप क्या कर रहे हो, आप 70% तक का क्या दे रहे हो, आप लोन दे रहे हो। यानी कि आपने क्या किया, आपका जितना भी डिपॉजिट था उसमें से आप कितने का आप लोन दे रहे हो, जो उसका रेशियो होता है, उसका जो अनुपात होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। प्रेजेंटली ये कितना है ये सब भी नहीं पूछा जाएगा। तो ये आपके कुछ टर्म्स है, बहुत सारे टर्म्स हैं, इसलिए जल्दी बताने पड़ रहे हैं। समझ लीजिएगा। प्राइम लेंडिंग रेट पता चला होगा आप लोगों को, आपको बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट भी पता चला होगा, आपको बेस रेट भी पता चला होगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी पता चली होगी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी पता चली होगी, एंड आपको पता चला क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। ठीक, इसके साथ में भी और सारे टर्म्स हैं, जैसे सुना होगा आप लोगों ने बैंकिंग ओम्बुड्समैन के बारे में, बैंकिंग लोकपाल के बारे में, है ना। आपने सुना होगा रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में। ठीक, देखिए भाई, अगर आप लोग बात करेंगे किसकी, रीजनल रूरल बैंक्स की, ठीक, ये कौन से बैंक्स होते हैं। ठीक, देखिए भाई, यानी कि नाम से समझ में आ रहा होगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्या है ये आपका, रीजनल यानी कि क्षेत्रीय, रूरल यानी कि ग्रामीण बैंक यानी कि बैंक। तो जो आपके रीजनल रूरल बैंक हैं, इनकी शुरुआत कब से हुई, तो 2 अक्टूबर 1975। ठीक, गांधी जी के जन्म के दिन पर आपका क्या किया गया था, बोला गया था कि रीजनल रूरल बैंक्स उस तरीके के बैंक्स को हम लोग डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं, जो क्या करेंगे, ग्रामीणों को, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में, यानी कि कहाँ पे, आपके रूरल बैकग्राउंड में रहते हैं, रूरल पीपल को, प्लस उनके साथ साथ में जितने भी आपके क्या हैं, आपके फार्मर्स हैं, यानी कि जो आपके किसान हैं। तो आपको समझ में आया होगा, किसानों को और ग्रामीणों को क्या करने के लिए, को धन देने के लिए, क्या करने के लिए, धन देने के लिए, ऐसा नहीं फ्री में दे देंगे, धन आपका एज अ लोन देने के लिए आपके क्या किए गए, रीजनल रूरल बैंक स्टार्ट किए गए। आपको पता है कि आपकी जो इंडिया है, इंडिया में 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। उन सारी की सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में आपका सिक्किम और कहाँ पे, आपके गोवा में रीजनल रूरल बैंक्स नहीं हैं। क्या है, आपके सिक्किम और गोवा में आपके रीजनल रूरल बैंक सब नहीं है। ठीक, उसके बाद
इन रीजनल रूरल बैंक्स की अगर बात करें तो आपके ये जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं 3/4 भारत के, क्या बोलेंगे, भारत के 3/4, भारत के 3/4 रीजनल रूरल बैंक आपके ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी कि आपके कौन से, आपके रूरल सेक्टर्स में होते हैं, क्षेत्रों में होते हैं। कौन से बैंक, आपके रीजनल रूरल बैंक, है ना। तो इतना क्लियर हुआ कि 2 अक्टूबर 1975 को रीजनल रूरल बैंक्स की स्थापना करी गई। क्या करने के लिए, आपके गांव के सेक्टर में रहने वाले लोगों को और आपके जो किसान हैं उन लोगों को लोन प्रोवाइड कराने के लिए। पहली चीज़, आपके भारत में सिक्किम और गोवा में एक भी रीजनल रूरल बैंक नहीं है। और आपको बता दूं कि अब इंडिया में आपके टोटली नॉर्मली देखा जाएगा भारत में 57 रीजनल रूरल बैंक्स है, जिनमें से अब ये सारे के सारे रीजनल रूरल बैंक्स अब नहीं फंक्शन करते हैं, यानी कि अब नए रीजनल रूरल बैंक्स का निर्माण नहीं होता। इस चीज़ को याद रखिएगा कि अब रीजनल रूरल बैंक्स का निर्माण नहीं होता है ना। तो ये तो आपका था रीजनल रूरल बैंक का। नेक्स्ट टर्न पे आएंगे फटाफट से। आपने रीजनल रूरल बैंक्स भी पढ़ लिए, आपने सुना होगा बेसल नॉर्म्स के बारे में, है ना। देखिए भाई, समझ लीजिएगा क्या होते हैं आपके बेसल नॉर्म्स। ये वो सारे टर्म्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में और आपके लिए कैसे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई देखिए क्या बोला मैंने बेसल नॉर्म्स, ठीक, इनसे ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। देखिए क्या है बेसल, क्या है आपका, स्विट्जरलैंड की एक सिटी है, ठीक। वहाँ पे क्या किया गया, आपके इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स को आपका ग्लोबली एक तरीके का बनाने के लिए उनके रिस्क को, यानी कि फाइनेंशियल रिस्क, जो उनके कैपिटल रिस्क और उनके जो ऑपरेटिंग रिस्क होते हैं, उन सारे के सारे रिस्क को कम करने के लिए बोला गया कि आपका जो स्विट्जरलैंड की सिटी है बेसल है, वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्म्स बना रहे हैं। आज की डेट तक बात करी जाए तो 3 आपके बेसल नॉर्म्स आ चुके हैं और उनमें आपके जो बेसल नॉर्म्स आए, फिर से आप लिख सकते हो क्या, स्विट्जरलैंड की सिटी है। पहली चीज़ क्या करने के लिए, बैंक्स एंड आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऑपरेटिंग कैपिटल, फाइनेंशियल या बोल सकते हैं कैपिटल, इन सारे के सारे रिस्क को कम करने के लिए दिए गए, ठीक, दिए गए। अब पहली बात ये कि आप लोग बैंकिंग के स्टूडेंट नहीं हैं तो आप लोगों को ये नॉर्म्स क्या थे आपको वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इनसे पूछा जाता है कि जो बेसल के नॉर्म्स आए वो कितने आए। अच्छा, अब क्या है, आपका जो इंडिया है वो इसका मेंबर है इन बेसल नॉर्म्स में। उसने क्या किया हुआ है, उन्होंने, भारत ने इसका पार्ट लिया हुआ रखा हुआ है। तो उसमें होता क्या है कि जो आपके बेसल के जो नॉर्म्स आए उनको बोलते हैं टीयर 1, ठीक, क्या बोलते हैं, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। ये 3 आपके क्या किए गए थे, नॉर्म्स दिए गए थे, जो आपके टीयर 1 नॉर्म्स से आपके 1988 में आए थे। इनको घोषित किया गया था स्विट्जरलैंड से आपका कब, 1988 में। और इंडिया ने इनको एक्सेप्ट किया था कब, इंडिया ने 1999 में एक्सेप्ट किया था, ठीक, किया था, पहली चीज़। अब नेक्स्ट क्या है, जो आपके टीयर 2 के जो नॉर्म्स होते हैं उनमें क्या है, तो देखिए ये जो आपके नॉर्म्स है टीयर 2 के नॉर्म्स से, ये आपके 2000 बोलेंगे क्या, आपका 4 में लॉन्च किए गए। क्या किए गए, 2004 में लॉन्च किए गए और किए गए। एंड इंडिया ने इनको क्या किया, 2008 से लेके 2009 के बीच में इसको जारी किया, इंडिया में जारी हुआ। अभी क्या है मैं बताती हूँ उसके बाद में, ठीक। और आपके जो टीयर 3 नॉर्म्स आए थे ये आपके आए थे 2010 में और में आए, लॉन्च किए गए और ये आपके इंडिया में 2013 से लेके 2019 के बीच में क्या हो जाएंगे, जारी हो जाएंगे। अब सुनिएगा एक प्लस पॉइंट, जो बहुत सारी चीज़ें हैं लोगों को समझ में नहीं आती कि डिमोनेटाइजेशन क्यों कराया गया, उसका बेसिक रीज़न समझिएगा। पहली चीज़ तो आपका ब्लैक मनी बढ़ गई थी, ठीक। दूसरी चीज़ क्या कि आपका, जैसे आज आपका 2018 चल रहा है, अभी ईयर जो चल रहा है आपका 2018 चल रहा है और आपका जो
आएगा नेक्स्ट ईयर 2019 हो जाएगा। हमें इन ईयर्स के यानी कि 2013 से लेकर 2019 के बीच में सारे के सारे जो बेसल के नॉर्म्स थे टियर 3 वाले, इनको इंडिया में इंप्लीमेंट कराना था, इनको इंडिया में लागू कराना था। अब लागू कराने के लिए यानी कि आपको ग्लोबल लेवल पे इंडिया क्या कर रहा है, लॉन्च इन सारे बैंक्स के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। आपको पता होगा SBI एंड बैंक ऑफ बड़ौदा आपके विश्व में सबसे ज़्यादा बैंक्स की ब्रांचेज हैं इनकी खुली हुई हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपकी जो करेंसी है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा जानी जाती है। पता होगा आपको कि परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग इंडिया थर्ड प्लेस पे आपकी GDP है विश्व की, 6ठे नंबर पे आ गई है आपकी इंडिया GDP के फॉर्म पे, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप देख रहे हैं तो हम लोग बैंकिंग सेक्टर में कैसे पीछे रह सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सेक्टर में कैसे पीछे रह सकते हैं। तो होना क्या था कि जो आपके नॉर्मली जो आपकी करेंसी होती है, इंडियन करेंसी भी है, आपका ऐसा बहुत सारे इंसान है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पीछे है, अनअवेयर है इन सारी की सारी चीज़ों से, जिनको उठने बैठने से लेकर के खाने पीने तक का अनुमान नहीं है। हम उसकी बात मतलब मैं उसकी बात नहीं कर रही जो बहुत ज़्यादा के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, मतलब इवन आपके जो सिटी साइड में रहने वाले जो इवन फीमेल्स हैं, जो महिलाएं हैं, उनको भी इन सब चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी, इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। जैसे आपको बोला गया था कि नोट हैं, यानी कि मान लीजिए आपके जो प्रत्येक नोट होगा जो पर आपका करेंसी होगी उसमें 61 कैरेक्टर्स होंगे, और आपके जो ATMs होंगे, जो आपकी मशीन्स होंगी, वो इस तरीके से डिज़ाइन करी जाएंगी कि वो आपके इन 61 कैरेक्टर्स के अलावा जो और अदर कैरेक्टर्स आ रहे हैं उनको रीड ही ना कर पाए, यानी कि जो आपके बैंक्स हैं उनमें वो पैसे डिपॉजिट ही नहीं होंगे। और अगर आपने क्या किया, जैसे अब ये हंसी मजाक वाली बात है कि आपने लिख दिया सोनम गुप्ता बेवफा है, कि 200 का नया नोट आया, सोनम गुप्ता बेवफा हो गई, तो ये नोट में लिखने की नीड नहीं थी, ये नोट तो खराब हो गया आपका, उसको कोई वैल्यू नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्या आपके टियर 3 है ना, 3rd टियर के अकॉर्डिंग ये नोट्स में कैरेक्टर नहीं होना चाहिए कि उसमें हम लोगों ने गांधी जी को लेकर के रखा हुआ है, आपका RBI के गवर्नर का उसमें सिग्नेचर होता है। ऐसे 61 कैरेक्टर्स है, सिर्फ वही कैरेक्टर्स को आपकी जो मशीन्स हैं वो रीड कर पाएंगी, उसके अलावा रीड नहीं कर पाएंगी। अब क्या था, इस सारी की सारी करेंसी को जो मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लो करती है उसको लाने के लिए क्या किया गया, बोला गया कि हम क्या करेंगे, हम डिमोनेटाइजेशन करेंगे। और ये जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था इससे फ़ायदा क्या हुआ, डिमोनेटाइजेशन था, ठीक। देखिए भाई, ये जो डिमोनेटाइजेशन हुआ उससे फ़ायदा क्या हुआ, पहली बात तो करेंसी आई, दूसरी चीज़ इंडियन गवर्नमेंट एक ऐसी या इंडियन पॉपुलेशन जो है वो एक ऐसी है, जब तक उसको प्रेशर नहीं करेंगे तब तक वो कोई भी चीज़ सीखेगी नहीं। इसी के थ्रू हम लोगों ने, आप देखिए, एक पेटीएम जैसा बड़ा सा बिजनेस स्टार्ट हो गया, ठीक। पेटीएम ये सिंगल इंसान की बस की बात नहीं है कि पेटीएम करो, कि आपने इतना बड़ा बिजनेस ऑल ओवर इंडिया में आपका इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है पेटीएम, ये एक इंसान के बस की बात नहीं थी। इससे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला प्राइवेट सेक्टर में, ठीक, जो हम लोग नोटिस ही नहीं करते हैं। दूसरी चीज़, इससे क्या हुआ कि कई लोगों में जिनको आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने का तरीका नहीं था, इवन आज अगर आप जाएंगे सब्जी वाले की दुकान में तो उसको भी पेटीएम यूज़ करना आता है, तो आपके पास एक तो ये तरीका आया। इससे क्या होगा, मनी का मार्केट में फ्लो कम होगा, मनी गंदी कम होगी, आपके इन 61 कैरेक्टर्स के अलावा और कैरेक्टर्स नहीं आएंगे, तो इनको दोबारा से बनाने की जो हेडेक है वो गवर्नमेंट की वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपका जो एक नोट बनाया जाता है उसके ऊपर भी बहुत सारा क्या लगता है, कैश लगता है, समझ रहे हैं। तो इन सारी की सारी चीज़ों को क्या किया गया कि डिमोनेटाइजेशन कराया गया, सिर्फ 500 का और 1000 का ही नोट कराया गया था, क्योंकि अभी जो कम छोटी मात्रा का जो छोटी कीमत का जो रुपया होता है कि आपका 5 रुपये का हुआ, 10 रुपये का हुआ, 50 रुपये का हुआ, इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। और ये आपका क्या करेंगे, जैसे अगर आप ब्लैक मनी की भी बात करेंगे ना, जैसे 2000 का नोट इशू किया, वो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी इसलिए 2000 का नोट इशू किया, अदरवाइज वो 1000 का ही नोट इशू कर सकते थे, क्योंकि आपका 500 और 1000 दोनों साथ में बंद हुए थे और लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता थी उस समय पर, और जो नोट नहीं चल रहे थे। आप खुद सोचिए, 50 का नोट, अगर आप 50 के 100 नोट लेंगे तो आपका कितना अमाउंट बनेगा, सिर्फ 5000 बनेगा ना, तो आपका 2000 का सिर्फ एक नोट कैरी करना पड़ा। तो जब लोग क्या करते हैं, ब्लैक होल्डिंग करते हैं, तो बड़े बड़ी करेंसी को अंदर रखते हैं और छोटी छोटी करेंसी को क्या करते हैं, मार्केट में फ्लो करते हैं। आप लोग ने हमेशा नोटिस करके रखा होगा क्या कि ये जो पुराने नोट होते हैं, इन जैसे कि आपके जो 500 का नोट हुआ, 1000 का नोट हुआ, ये बहुत कम कटे फटे मिलेंगे आपको, क्योंकि ये मार्केट में इतने आ ही नहीं पाते हैं। तो इनको जब आ ही नहीं पाते तो इसको वापस से बैंकों में लाने के लिए इनको बंद करके इनकी जगह दूसरी वो करेंसी लाना जिसमें वही 61 कैरेक्टर्स होंगे जो हमें टियर 3 के नॉर्म्स के तहत बेसल के आपको क्या करनी थी, मार्केट में निकालनी थी। तो इसलिए आपका क्या किया गया था, डिमोनेटाइजेशन किया गया था। आपको पेटीएम के थ्रू आपको अवेयर भी कराया गया, आपके जो बोलेंगे जो आपके इलेक्ट्रिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके थ्रू आपको क्या किया गया, अवेयर कराया गया। तो बेसिकली धीरे धीरे इंडिया को हम लोग डिजिटल मोड में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहाना था कि आप डिजिटल मोड में जा रहे हो, बेसिकली आपको क्या करने थे, आपको टियर 3 के नॉर्म्स को भी इंप्लीमेंट करना है 2019 तक। ये हमारे पास इंडियन गवर्नमेंट के पास क्या है, एक टारगेट है, एक बोलेंगे एक
रिक्वायरमेंट है हमारी कि हमें इनको करना है, और अगर हम नहीं कर पाते तो ये हमारी क्या है, बैकवर्डनेस है कि आप इंडिया है अगर इतने बड़े लेवल पे जा रही है तो वो कैसे जा रही है। खैर ये नॉर्म्स यहीं पे कंप्लीट हो रहे हैं, फिर से समझ लेंगे क्या कि जो बेसल नॉर्म्स हैं ये स्विट्जरलैंड की एक सिटी है, वहाँ पे बेसल सिटी है उसका नाम पे आपके स्टार्ट किए गए थे। और क्या किए गए थे, जितने भी बैंक्स हैं और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऑपरेटिंग रिस्क, उनके कैपिटल और फाइनेंशियल रिस्क को क्या करने के लिए, कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए इनको स्टार्ट किया गया था। आपका इन्होंने क्या किए थे, आपके तीन टीयर्स बनाए थे। आपके बोले गए क्या, आपका जो टीयर 1 था ये 1988 में क्या किया गया था, बेसिकली द्वारा स्टार्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था, और इंडिया ने 1999 में क्या कर लिया था, इसको एक्सेप्ट कर लिया था। देन आपका कौन से आया, आपके टीयर 2 के नॉर्म्स आए, ये 2004 में आए और लॉन्च किए गए थे, और आपके इंडिया में 2008 से और 9 के बीच में क्या किए गए थे, इनको इंप्लीमेंट किया गया था। वहीं आपके जो टीयर 3 नॉर्म्स हैं ये 2010 में लॉन्च किए गए थे, और बेसिकली ये बाद में किए जाते, लेकिन 2008 में आपका फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसके लिए 2010 में लॉन्च किए गए थे। और आपके क्या हुए थे, इंडिया में बोला गया कि हम इसको 2013 से लेकर 2019 के बीच में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। खैर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी हट रही हूँ, और सुनते रहिए, भाषा पे ध्यान दिया करिए। आपने क्या क्या पढ़ा, आपने PLR पढ़ा, आपने BPLR पढ़ा, आपने बेस रेट पढ़ा, आपने मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पढ़ी, आपने रीजनल रूरल बैंक्स पढ़े, आपने पढ़ा क्या, आपके बेसल नॉर्म्स पढ़े। देन अभी क्या है आपको, इसके बाद पढ़ना है आपको क्या, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ठीक, आपने अभी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो पढ़ा था, अभी आपने पढ़ना है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है, देखिएगा भाई, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ठीक, देखिए अभी आपने बेसल नॉर्म्स पढ़े थे, आपका टीयर 1 और टीयर यानी कि क्या है आपका अकॉर्डिंग। अब देखिए सिंपल सी बात है, इंडिया में इतने सारे बैंक्स हैं और ज़रूरी नहीं है, पहले तो बैंक्स अपने NPA से बहुत परेशान हैं, उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता कि वो अपने आप को मॉडर्नाइज कर सकें, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बिल्डअप कर सकें, उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता। वो नॉर्मली सैलरी देने में और अपना जो भी उनके जो गलत डीलिंग्स हैं, जो उनके NPAs हैं, उनको उनका कंपनसेट करने में ही उनका सारा का सारा पैसा निकल जाता है। तो बोला गया क्या कि इंडिया के अंदर के जितने भी बैंक्स हैं, अगर वो बेसल अगर RBI है उनको ऑर्डर कर रहा है, RBI आपका क्या है, रेगुलेटर है, सेंट्रल बैंक का है आपका इंडिया का, तो अगर वो कोई गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है उनको कि आपको ये करना है, तो उसके लिए आपको अपने पास क्या रखना पड़ेगा, फंड रखना पड़ेगा। बोला गया, जो मैंने बोला क्या, जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो उसमें क्या है, बैंक्स कौन से आपके इंडियन बैंक्स, आपके बैंक इंडियन बैंक्स अपने मॉडिफिकेशन के लिए जो कैपिटल अपने पास में रखते हैं, अपनी टोटल जमा पूंजी का, उसको आप क्या बोलते हो, आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बोलते हैं, यानी कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात। किस लिए, आपके बैंक्स अपने मॉडिफिकेशन के लिए, बैंक्स अपने उन्नयन के लिए जिस कैपिटल को यानी कि अपनी कुल जमा पूंजी की एक निश्चित प्रतिशत को, जो रेशियो को अपने पास में रखते हैं, जो उस पर खर्च करते हैं बैंकों के मॉडिफिकेशन के लिए, उसको आप लोग बोलते हो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अच्छा, ये जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है इसको बेसल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग टीयर 1 और टीयर 2 की कैपिटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टीयर 1 एंड टीयर 2 की कैपिटल। फिर से लिख लेंगे क्या कि बैंक्स मॉडिफिकेशन के लिए, किसके लिए, बैंक्स अपने मॉडिफिकेशन के लिए अपनी कुल जमा पूंजी का, अपनी कुल जमा पूंजी का एक निश्चित अनुपात, ठीक, निश्चित अनुपात यानी कि रेशियो रखते हैं, जिन्हें बेसल नॉर्म्स के आधार पर क्या बोलते हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल कहा जाता है, यानी कि उनको क्या करना है, आपका अपना मॉडिफिकेशन करना है। फिर क्या आता है, आपका आता है टर्म कोर बैंकिंग सोल्यूशन। क्या आता है आपका, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। देखिएगा भाई इसमें क्या है, बैंक्स क्या करते हैं, जब सारे के सारे बैंक्स इंट्रानेट के माध्यम से आपस में कनेक्टेड रहते हैं, तो इस सिचुएशन को या इस सोल्यूशन को बोलते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। SBI अपनी सारी ब्रांचेस से क्या करेगा, कनेक्ट करके रखेगा, तो इसको बोलेंगे कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ठीक, अंदर सारा काम हो रहा है, ठीक, इसीलिए बोलते हैं कि सर्वर डाउन हो गया है ना, तो
सारा का सारा अगर प्रेशर एक ही पे पड़ जाएगा तो वो आपका सही नहीं रहेगा। अगर एक ब्रांच से काम नहीं हो पा रहा है तो आपकी दूसरी ब्रांच से काम हो जाएगा। इसीलिए आपका क्या करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से सारे के सारे बैंकों को आपस में क्या कर करते हैं, कनेक्ट कर करते हैं। इसको बोलते हैं कोर बैंकिंग सोल्यूशन। लिखने की भी नीड नहीं है, समझ में आ जाएगा कि जब बैंक्स इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं कोर बैंकिंग सोल्यूशन। ठीक, इसके बाद में एक स्कीम आती है, ऊपर वाला हटा दूंगी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बाद में आपका कोर बैंकिंग सोल्यूशन हो गया। फिर आपकी क्या है, एक स्कीम है जिसका नाम है लीड बैंक स्कीम। कौन सी स्कीम, आपकी लीड बैंक स्कीम। इसमें क्या होता है, देखिएगा भाई, आपकी ये जो लीड बैंक स्कीम होती है, इसमें क्या होता है, पहली बात कब से शुरू थी, 1969 में क्या किया गया था, इसको शुरू किया गया था। और बेसिकली फंक्शन क्या था, जितने भी आपके पेंशनर्स होते हैं उनकी सैलरी किन बैंकों के आधार पर आएगी, या बोल सकते हो एक डिस्ट्रिक्ट में, एक सिटी में जिस बैंक की सबसे ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं उस बैंक को क्या बोल दिया जाता है, उस डिस्ट्रिक्ट का या उस सिटी का लीड बैंक बोल दिया जाता है। वो लीड कर रहा होता है, वो आगे बढ़ रहा होता है और उसके पास में क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, 1969 से बोला गया था, स्कीम को स्टार्ट किया गया था। और उसके पास जिम्मेदारियां क्या होती हैं, जितने भी पेंशनर्स होते हैं उनकी सैलरी उसके अकाउंट से जाती है। सारे के सारे जो बैंक्स हैं उन बैंकों में जो आपका लोन्स अलॉट किए जाते हैं कि जब आपकी रिक्वायरमेंट आती है ना कि आपको लोन चाहिए, तो उस लोन के लिए जब बड़े बड़े लोन आते हैं और आपके लोन के लिए फंड नहीं मिल रहा होता है, तो ये जो लीड बैंक होता है ये सारे के सारे बैंकों को ऑब्जर्व करने के बाद में बताता है कि हाँ अब क्या कर सकते हैं, आप इसको लोन दे सकते हैं। तो आपकी जितनी भी आपकी बोलेंगे जितनी भी क्रेडिट की जो सिचुएशंस होती हैं वो भी आपका क्या करता है, आपका लीड बैंक देखता है। अच्छा, आपके जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं उन सारे के सारे एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी होती है वो लीड बैंक के थ्रू क्या कर जाते हैं, उनके अकाउंट्स में डाली जाती है। तो क्लियर कि आपका 1969 से शुरू हुआ था और ये लीड बैंकिंग स्कीम या बैंक स्कीम स्टार्ट हुई थी। इसमें क्या होता है, फिर से बोल दूँ, आपके एक सिटी में, एक डिस्ट्रिक्ट में जिस बैंक की सबसे ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं उसको लीड बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि वह बैंक जिसकी एक डिस्ट्रिक्ट, अगर बड़े पैमाने पे देखा जाए या बोलेंगे सिटी में सबसे ज़्यादा ब्रांच होती हैं लीड बैंक कहलाता है। कौन सा कहलाता है बैंक, लीड बैंक कहलाता है। काम क्या है इसका, इस लीड बैंक का, देखिए भाई, पेंशनर्स की क्या करता है, पेंशनर्स की पेंशन आती है कहाँ पे, लीड बैंक जनरेट करता है। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या, आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी लीड बैंक का एक फंक्शन है, लीड बैंक का फंक्शन है। ठीक, उसके बाद में क्या है, आपका क्रेडिट रिलेटेड डिसीजंस लीड बैंक द्वारा लिए जाते हैं। अब एक चीज़ है यहाँ पे क्या कि मैंने बोल दिया क्रेडिट रिलेटेड डिसीजंस। कैसे डिसीजंस कि समटाइम्स क्या होता है, आपका एक बैंक के पास इतना सफिशिएंट फंड नहीं होता और आपके पास उसके पास क्या होती है, अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आप किसी को लोन दे रहे हैं, आप किसी को क्रेडिट दे रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास चांसेस होते हैं कि आप उससे बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हो। तो आपका जो लीड बैंक होता है वो देखता है कि भाई आपको ये जो प्रोजेक्ट है जिसके लिए आप भागे चले जा रहे हो, आप सभी बैंकों से कलेक्ट कर रहे हो पैसा और आप क्या करने वाले हो, आप क्रेडिट देने वाले हो, तो क्या आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी आपकी जिम्मेदारी लीड बैंक की होगी। तो एक तरीके से लीड बैंक आपका उस सिटी में गाइड करता है जिसमें वो क्या कर रहा होता है, सबसे ज़्यादा ब्रांचेस इसकी होती हैं, है ना। अगर ब्रांचेस सबसे ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली कस्टमर्स भी उनके ज़्यादा होंगे, इसीलिए उसको क्या मिलता है, लीड बैंक का दर्जा मिलता है। तो ये थी लीड बैंक की आपकी पॉलिसी। कोर बैंकिंग सोल्यूशन हो गए। क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल ऐसे बता देती हूँ, कोई बहुत सिंपल सा टर्म है, कोई दूसरा टर्म मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हैशटैग के साथ में लिख देते हैं। क्या है आपका क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल? अरे सिंपल सा है आपका, देखिए ये सारी की सारी आपकी क्रेडिट कंट्रोल, देखिएगा भाई, ये जो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल होता है इसमें क्या होता है, आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी के तहत
जो आपका CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट वगैरह में क्या करता है, परिवर्तन करता है। इन सारे के सारे परिवर्तनों को एक और नाम दिया जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, और उस ओपन मार्केट ऑपरेशन के साथ एक और नाम दिया जाता है, इसको बोलते हो आप लोग क्या, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। क्या बोलते हैं कि आप मॉनेटरी पॉलिसी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं आप ओपन मार्केट ऑपरेशन किसके, RBI के द्वारा, और इन्हीं को आप बोलते हो क्या, आपकी क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, है ना। इसके बाद अगर आपका देखेंगे क्या कि आपका जो टर्म रह गया है, आपका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो हो गया, कॉल मनी हो गया, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल हो गया, आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हो गया, कोर बैंकिंग सोल्यूशन हो गया, बैंकिंग नॉर्म्स हो गए। अगर बात करी जाए किसकी, बैंकिंग ओम्बुड्समैन की, तो ये भी देख लीजिएगा भाई, देखिए समझिएगा, ये सारे के सारे बैंक रिलेटेड थे और ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, इसलिए सारे के सारे आपको बताए जा रहे हैं और बहुत ईजी से हैं। एक दो बार अगर आपने सिंपल भाषा, साधारण भाषा जो आपकी जनरल लैंग्वेज है उसको आप लेंगे तो आपको आराम से सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आपने लीड बैंक स्कीम पढ़ लिया, आपने रीजनल रूरल बैंक्स पढ़ लिया, आपने बहुत सारी टॉपिक्स हैं आज आपने जो पढ़े हैं। उसके बाद मुझे क्या बताना था, मैं बोल रही हूँ, आपने पढ़ना था बैंकिंग ओम्बुड्समैन। देखिए भाई, ये जो आपका बैंकिंग ओम्बुड्समैन है क्या, देखिए हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बैंकिंग लोकपाल। क्या बोलते हैं, लोकपाल। ठीक, समझिए ठीक क्या होता है। देखिए भाई, जब बैंकिंग ओम्बुड्समैन की बात करते हैं, पहली चीज़ क्या था कि ये आपका शुरू किया गया था 1995 में। कब शुरू किया गया था, 1995 में। 1995 में इसको शुरू किया गया था, तो इसमें क्या थी, कुछ खामियां थी, तो इसलिए क्या किया गया, इसका अमेंडमेंट किया गया, इसमें संशोधन किया गया और 2006 में एक नया बैंकिंग ओम्बुड्समैन आया। ठीक, अब इसमें क्या होता है, देखिए आपका कोई कस्टमर अगर बैंक में जाता है और उसकी कोई प्रॉब्लम है जो क्लियर नहीं हो रही है, सिंपल सी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए किसके बीच में, आपके बैंकिंग के सिस्टम और फंक्शन के बीच में, कस्टमर्स के बीच में आपका बैंकिंग ओम्बुड्समैन लेके आया गया था। ठीक है, कि आपका कोई भी भ्रष्टाचार ना हो, किसी भी तरीके का करप्शन ना हो वहाँ पे। तो किया क्या गया, बोला गया क्या कि जितने भी आपके जो कस्टमर्स होते हैं उन कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को अगर 30 दिनों के अंदर अंदर क्या नहीं किया जा रहा है, उसको सही बोला जा रहा है कि उसको सोल्यूशन नहीं निकाला जा रहा है, तो आपका जो कस्टमर है वो क्या कर सकता है, वो आपका बैंकिंग ओम्बुड्समैन में जा सकते हैं। उसके तहत क्या होता है कि आपसे ये सारे का सारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो भी हैं आपकी, जो आपको क्लियर नहीं हो रहा, उन सारी की सारी चीज़ों की आपको के बारे में आपको समझाया जाता है, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इन्फॉर्म किया जाता है। लेकिन आप अगर बोलें कि मैं गया किसी क्लर्क के पास में, या मैं गया किसी PO के पास में और उसने मुझे कुर्सी नहीं दी बैठने के लिए, उसने मुझसे रिस्पेक्ट के साथ में नहीं बात करी, तो इन सब चीज़ों पे, या बोलेंगे किसी भी प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्रॉब्लम होती हैं उनके लिए अगर आपके पास में कोई जाता है और आप उसकी शिकायत करते हो, आप बैंकिंग ओम्बुड्समैन में जाकर के, तो उसमें आपको किसी भी तरीके का कोई भी आपको बोलेंगे सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। आपकी जितनी भी वित्तीय परिस्थितियाँ होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको कोई भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेनी है जो आपके पर्टिकुलर अकाउंट से, कि आपके अकाउंट में मैंने इतना पैसा डिपॉजिट किया था लेकिन आज की डेट में मेरा इतना पैसा नहीं है, तो उससे जो जुड़ी हुई जिस तरीके से आपका RTI होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक उस प्रकार से आपका क्या होता है, आप बैंकिंग लोकपाल के तहत भी आप क्या कर सकते हो, सारी की सारी चीज़ों को, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको 30 दिन का समय लगेगा, यानी कि आप पहले 30 दिन तक आपने कंप्लेन करी जाकर के संबंधित शाखा के या ब्रांच के आपने मैनेजर से आपने प्रॉब्लम को अपना शेयर किया। अगर वो प्रॉब्लम आपकी उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल रहा है तो 30 दिन के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप बैंकिंग ओम्बुड्समैन में जा सकते हैं, लोकपाल में जा सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार के आपके जो बोला जाता है क्या कि आपकी भाषा गलत प्रयोग कर दी, आपसे ढंग से आपका परिचय नहीं दिया गया, इन सब चीज़ों का आपका कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता। तो आप क्या लिखोगे, बैंकिंग ओम्बुड्समैन 1995 से। और होता क्या है, ये वो लोग होते हैं, या बोलेंगे इनको बोलते हैं ग्राहक प्रहरी भी बोलते हैं। ग्राहक प्रहरी यानी कि जो कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको क्या करते हैं, ये मैनेज करते हैं। ये ओम्बुड्समैन का मतलब ही होता है, अगर हिंदी से इंग्लिश में देखा जाए, छिप कर काम करना। क्या करना, छिप कर काम करना। यानी कि आपका, जैसे आप लोगों को पता होगा कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप उसमें देखेंगे, आप बॉर्डर्स पे देखेंगे, बॉर्डर्स में क्या होता है कि बड़े बड़े पेड़ों के पीछे छिप करके क्या कहते हैं, दुश्मन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके ऊपर नज़र रखी जाती है। तो आपका ठीक इसी प्रकार से आपका जो बैंकिंग ओम्बुड्समैन होता है, अगर किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के खिलाफ जो बैंक में है, आपने उसके खिलाफ अपने कोई केस दर्ज कर दिया है, तो उसकी सारी की सारी गतिविधियों को, उसकी सारी की सारी एक्टिविटीज़ को बैंकिंग ओम्बुड्समैन यानी कि बैंकिंग लोकपाल छिप करके उसके ऊपर नज़र रखेगा। इसकी जानकारी किसी को भी नहीं चलती, किसी को भी पता नहीं चलती है ना। तो इस तरीके से आपके जितने भी कस्टमर्स हैं उनको क्या दिया जाता है, उनको एक सोल्यूशन दिया जाता है कि आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, है ना।
तो 1995 से शुरू हुआ था, 2006 में एक नया बैंकिंग ओम्बुड्समैन आया, ठीक। और 2006 में लिख सकते हैं कि अमेंडमेंट किया गया और फिर नया आया, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे कि ये क्या होता है कि समझ लिया होगा, कस्टमर, आप लिखवाओगे इतना सारा कस्टमर रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को क्या किया जाता है, विद इन 30 डेज उसको सॉल्व करने की कोशिश करी जाती है। और अगर आपका जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन नहीं मिले तो आप क्या कर सकते हो, आप ब्रांच मैनेजर के पास जा सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो। जिस भी एम्प्लॉय के खिलाफ या अगेंस्ट में आप कंप्लेन करोगे, कंप्लेन फाइल करोगे, उसको पता नहीं चलता और उसकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखी जाती है और आपको सारे की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इसको हटाएंगे। फिर देखिए आपका बैंकिंग ओम्बुड्समैन भी खत्म हो गया। छोटे छोटे टॉपिक हैं, ऐसे बड़ा बड़ा बना करके रखते हैं, है ना। फिर आपकी और जो चीज़ें बची हैं उसमें आप देखेंगे PLR, बेंचमार्क, मार्जिनल नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गई आपकी, रीजनल रूरल बैंक हो गया, कोर बैंकिंग सोल्यूशन हो गया, आपकी सारी की सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अभी क्या है, आपके कुछ टॉपिक्स थे या कुछ टर्म्स थे जो आपके किससे रिलेटेड थे, आपके शेयर मार्केट से रिलेटेड थे। किससे रिलेटेड थे, आपके शेयर मार्केट से। जैसे देखिएगा अभी जो आपका पहला टर्म है यानी कि सिंपल, इसको आप लोग क्या बोलते हो, फिर से सिर्फ टर्म्स ही लिखेंगे, क्या, स्क्रिप्ट शेयर, ठीक। या इसी को आप लोग बोलते हो कौन सा शेयर, आपका बोनस शेयर। क्या होते हैं भाई, जो कंपनी के पहले से जो काम करने वाले जो आपके कस्टमर्स होते हैं आपके, या बोलेंगे जो पुराने आपके शेयर होल्डर्स होते हैं, उन लोगों को जब आप लोगों के क्या मिलते हैं, आपके शेयर जो दिया तो उनको आप लोग क्या बोलते हो, स्क्रिप्ट शेयर बोलते हो। क्या बोलते हो, स्क्रिप्ट शेयर बोलते हो। यानी कि कंपनी में ही काम करने वाले जब एम्प्लॉयज़ को शेयर अलॉट कर दिए जाते हैं तो जो शेयर अलॉट किया जाता है उनको आप लोग बोलते हो बोनस शेयर, या बोलते हो आप उसको स्क्रिप्ट शेयर, ठीक। नेक्स्ट जो है आपका वो टॉपिक है आपका कौन सा, स्वेट शेयर। कौन सा बोलते हैं, आपका स्वेट शेयर, ठीक। अब कंफ्यूजन, इसको स्वेट इक्विटी शेयर भी बोलते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर यानी कि स्वेट इक्विटी शेयर भी बोलते थे कई लोग इसको। तो स्वेट इक्विटी शेयर जो आपके होते हैं बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये एक तरीके से, जैसे आपके दो मैंने बताए थे कि आपके एक प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं और एक आपके इक्विटी शेयर्स होते हैं। तो इक्विटी शेयर्स की कैटेगरी में आपके शेयर्स आते हैं, इसको बोलते हो आप लोग स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, इन शेयर्स का अलॉटमेंट बिना किसी मॉनेटरी कंसिडरेशन के आपको दिया जाता है। किसको दिया जाता है, जो प्रीवियसली यानी कि पहले से वर्क कर रहे होते हैं जो आपके एम्प्लॉयज़, उन एम्प्लॉयज़ को बिना किसी बोलेंगे चार्ज किए आपके जो शेयर्स अलॉट किए जाते हैं उनको आप लोग बोलते हो स्वेट इक्विटी शेयर्स। हाँ, इनके पास राइट्स होते हैं आपके बोर्ड ऑफ मेंबर्स में बैठने के, इनके पास राइट्स होते हैं वोटिंग पावर्स के, यानी कि वोट कर सकते हैं, बोर्ड मीटिंग में बैठ सकते हैं, अपने डिसीजंस बता सकते हैं, दे सकते हैं। तो इनके पास ये राइट होते हैं, इनके पास जो आपके स्वेट इक्विटी शेयर्स होल्डर होते हैं, ठीक। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टर्म है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, उसको आप लोग बोलोगे क्या, कि आप बोलोगे उसको बेसिकली आप इसको बोल सकते हैं। देखिए भाई आपके दो चार टर्म हैं, जैसे कि आप बोलोगे कर्व ट्रेडिंग। कौन सी बोलोगे, कर्व ट्रेडिंग। देखिए भाई आपकी जो कर्व ट्रेडिंग होती है, शेयर मार्केट चल रहा है, देखिए सिंपल सी बात है, कभी रेलवे स्टेशन में टिकट लिया है, टाइम पे मिला है, नहीं मिला है। जब रेलवे स्टेशन पे टाइम पे टिकट नहीं मिलता और आप लोग क्या करते हो, किसी ब्रोकर का सहारा लेकर के, किसी दलाल का सहारा लेकर के ब्लैक में टिकट खरीदते हो। 2 का 4 किया होगा। अगर किसी हॉल का टिकट आपको नहीं मिल रहा हो, मूवी बहुत ज़बरदस्ती पहले होता था, अब तो इतने सारे थिएटर्स हो चुके हैं और सिनेमाज हो चुके हैं, आप जा करके वहाँ पे देख सकते हो। हाँ, वो क्वालिटी नहीं मिलेगी, आप अपने स्टैंडर्ड वाले में जाओगे, लेकिन आप अगर चीप से चीप में भी जाओगे ना तो आराम से आप लोग क्या करोगे, आप मूवीज़ को देख लोगे, है ना। तो पहले क्या होता था, नई नई मूवी आती थी और इंटरटेनमेंट का आज हमारे पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, आपका स्काइप है, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो उस वक्त नहीं होती थी। तो उस वक्त क्या करते थे लोग, या तो फिर वो लोग मूवीज़ देखते थे या तो फिर वो लोग क्रिकेट देखते थे। तो मूवीज़ का बहुत ज़्यादा, क्योंकि सस्ती टिकट्स होती थी और एक तरीके से नया नया मार्केट में आया था, उसको लॉन्च करना होता था, तो ब्लैक में टिकट्स आपकी बिकती थी क्योंकि डिमांड बहुत होती थी। फिर यहाँ पे इकोनॉमिक्स आ गई कि जब आपकी टिकट की डिमांड बहुत ज़्यादा होती थी तो आपको मूवी आपको देखनी थी तो आपको वही 2 रुपये का टिकट आपको 4 रुपये का, इसलिए 2 का 4 बोला जाता था, है ना। तो क्या होता है कि जब आपको टिकट्स चाहिए होती हैं लेकिन आप लोग रेलवे स्टेशन पर टिकट ना लेकर के आप लोग लेते हो किसी ब्रोकर के माध्यम से, किसी दलाल के माध्यम से, तो उस ट्रेडिंग को, खरीद फरोख्त को आप लोग बोलते हो क्या, कर्व ट्रेडिंग। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, आपका शेयर मार्केट रिलेटेड टर्म चल रहा है। तो आप लोग क्या करोगे, जब आपको शेयर चाहिए होता है लेकिन वो शेयर आप शेयर मार्केट में किसी स्टॉक एक्सचेंज में ना लेकर के, जा करके लेकर के आप क्या करते हो, बाहर मार्केट में लेते हो, तो इसको आप लोग बोलते हो कौन सी ट्रेडिंग, आपकी कर्व ट्रेडिंग। क्या बोलते हो आप लोग, इसकी कर्व ट्रेडिंग। अब एक और टर्म है इसमें रिलेटेड, इसको आप लोग बोलते हो क्या, आप लोग बोलते हो इसको
शॉर्ट सेलिंग, क्या बोलते हो, शॉर्ट सेलिंग। ठीक, अब ये शॉर्ट सेलिंग क्या है, सिंपल समझ में आया ना, फिर समझ लीजिएगा। स्क्रिप्ट शेयर या बोनस शेयर ये आपकी कंपनी में ही काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को मुफ्त में दे दिए जाते हैं, फ्री में दे दिया, लो ऐश करो, जी ले जितनी अपनी ज़िंदगी, सिमरन वाला, है ना, उस टाइप का होता है। तो आपका इनको आप लोग बोलते हो क्या, आपके स्क्रिप्ट शेयर या बोनस शेयर। स्वेट शेयर्स की बात करते हैं, बट इनको वोटिंग राइट्स नहीं होते, इनको बोर्ड मीटिंग में बैठने का राइट नहीं होता है ना। लेकिन जब बात करोगे आप किसकी, स्वेट शेयर की या स्वेट इक्विटी शेयर की, तो इनको वोटिंग राइट्स भी होते हैं, ये कंपनी में बैठ करके वोटिंग राइट्स भी कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बैठ भी सकते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम में बैठ सकते हैं ये लोग जा करके, और बिना किसी मॉनेटरी कंसिडरेशन के लिए, क्या बोलेंगे, बिना किसी आपका मॉनेटरी कंसिडरेशन के, अरे यार सिंपल लिख लो, फ्री में दे देते हैं, फ्री में दे देते हैं। ठीक, और सब चीज़ों को अपनी भाषा में लिखिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब आप बुक की लैंग्वेज को याद करने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब फूला भूला नज़र आएगा, तो उस वक्त ऐसा फीलिंग होगी कुछ नहीं आता। तो आपने क्या करना है, हर एक चीज़ को अपनी भाषा में समझना है। अभी आप जब बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मुझसे क्यों पढ़ रहे हो, उसका फ़ायदा आपको समझ में आएगा कि आपने हर एक चीज़ को अपने मूवीज़, रियल लाइफ, हॉलीवुड, बॉलीवुड के फॉर्म में तोड़ लेना है, 2 का 4 भी देख लेना है ना। कर्व रीडिंग क्या करी आपने, क्या किया, जब आपने रेलवे स्टेशन के जो टिकट थे आपने वो क्या किए, बाहर मार्केट से लिए, ब्लैक में लिए, आपने कोई शेयर था आपने स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ना लेकर के आपने किसी बाहर से लिया, तो आपका हो गया क्या, कर्व रीडिंग हो गई। बात करोगे शॉर्ट सेलिंग की, तो शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, देखिए सिंपली क्या होता है कि इस वाली सेलिंग में जो आपका ब्रोकर होता है वो आपसे उस वाले शेयर को देने की प्रॉमिस करता है जो उसके पास होते ही नहीं है। समझ रहे हैं कि मैंने आपसे बोला कि मैं आपको दूंगी ये डस्टर जो मेरे पास नहीं है, ठीक, यानी कि मैंने आपसे बोल दिया कि मेरे पास, चलो अच्छा ऐसे बोल देते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, जो है भी नहीं, मान लेते हैं शेयर भी 3 करोड़ नहीं पहुंच रहा ना, तो सीजीएल एप्टीट्यूड पाठशाला का मैं एक शेयर आपको खरीदूंगी, हालांकि मेरे पास ही शेयर नहीं है वो, तो जब मेरे पास ही शेयर नहीं है और मैं आपसे क्या बोल रही हूँ कि मैं आपको शेयर दे दूंगी, तो इसको बोलेंगे कौन सी सेलिंग, आपकी शॉर्ट सेलिंग। क्या बोलेंगे, आपकी शॉर्ट सेलिंग, है ना। तो ये आपका शॉर्ट सेलिंग हो गई, आपका कर्व रीडिंग हो गई। अभी क्या है आपकी, बोला जाएगा क्या, डिपॉजिटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम, आपका डिपॉजिटरी सिस्टम। इतना क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ। अभी इन सारी की सारी चीज़ों का आपको फर्क समझ में आएगा जब आप लोग इसके क्या सॉल्व करोगे, जब आप इसके एग्जामिनेशन आप इसके क्या करोगे, एमसीक्यू सॉल्व करोगे। आपका एक क्वेश्चन अगर आपने सही से पढ़ा हुआ है तो आपका एक क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे, है ना। तो देखिएगा भाई, आपका मैंने क्या बोला, आपका बोला जो नेक्स्ट टर्म था आपका डिपॉजिटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम, डिपॉजिटरी सिस्टम। देखिए भाई इसमें क्या है सिस्टम, देखिए एक सुना होगा इसके बारे में, समझे। देखिए पहले क्या होता था, जब हम लोग शेयर्स खरीदते थे तो हम लोग को एक सर्टिफिकेट मिलता था, एक हमारे पास फिजिकल कॉपी होती थी, एक पेज होता था, एक सर्टिफिकेट होता था। उस सर्टिफिकेट को लिए घूमते थे कि हम इतने सारे शेयर्स के क्या हो गए, ओनर हो गए, है ना। उस कंपनी की वैल्यू उस पेपर में, इस कागज़ के थ्रू हो जाती थी। लेकिन इतने हर एक कागज़ की भी अपनी एक लाइफ होती है, तो उसके आधार पर हम लोगों ने क्या किया, इंडिया में क्या किया गया, आपका एक बोला गया कि डिपॉजिटरी सिस्टम स्टार्ट किया गया, जिसके तहत बोला गया क्या कि आपके जितने भी आपके जो शेयर्स होते हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में आपका सारा का सारा जो भी लेखा जोखा होगा उसको मेंटेन करके रखेंगे, सारे के सारे स्टॉक मार्केट का और उसके जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं उन सभी का, और कितने कितने शेयर्स वो लोग क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं ना। तो उन सबके लिए क्या बनाया गया, डिपॉजिटरी सिस्टम बनाया गया। और इसमें क्या होते हैं, जितने भी लोग क्या होते हैं वो शेयर के अकाउंट होल्डर या शेयर होल्डर होते हैं, उनको अपना एक अकाउंट खुलाना होता है। इसको बोलते हैं डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट यानी कि डीमटीरियलाइज्ड अकाउंट। कौन सा अकाउंट, आपका डीमटीरियलाइज्ड अकाउंट, यानी कि इस अकाउंट की कोई भी फिजिकल कॉपी नहीं होती। क्या नहीं होती, फिजिकल कॉपी नहीं होती। और आप खुद सोचिए कि आपके पास एक सर्टिफिकेट था, पहले आपके पास पैसे कम थे तो आपने क्या किया था, आपने सिर्फ कितने लिए थे, आपने 10 शेयर खरीदे थे, ठीक, 10 शेयर लिए थे। अभी क्या हुआ, आपके पास पैसे ज़्यादा है, आप गए अपना सर्टिफिकेट लेके, भाई मुझे क्या करने हैं कि मुझे 100 शेयर खरीदने, तो भाई 100 में तो एक ज़ीरो बढ़ा लिया, लेकिन मैंने बोला कि मुझे 115 करने हैं, तो वहाँ पे वो रबड़ पेंसिल का तो काम चलता नहीं है, प्रिंट हो गया। तो बोला गया क्या कि कितनी बार आपका पेपर का आप लॉस करोगे, कितनी बार बनाओगे, तो बोला गया
हम लोग एक इस तरीके का प्रोसीजर करते हैं जिसमें आपका सारा का सारा सिस्टम कंप्यूटर बेस्ड होगा। उसमें आपका क्या होगा, आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी कि इस बंदे ने इतने सारे शेयर्स खरीदे हुए हैं, इस डेट को उसने इतने शेयर से इतने शेयर खरीद लिए थे। और आप खुद सोचिए पैसे की कब किसको क्या नहीं ज़रूरत पड़ती, या कब किसके पास एक्सेस होता है या कब किसके पास कमी होती है, उसके आधार पर वो अपने शेयर्स को भी क्या करता है, कम और ज़्यादा करता है। और आपको पता होगा कितनी जल्दी शेयर मार्केट का जो मार्केट होता है वो फ्लक्चुएट करता है। तो इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस में आप बार बार, अभी आप गए वापस आए, नहीं मुझे इतने शेयर चाहिए, मैं बेचना चाहता हूँ, तो वो आपका सर्टिफिकेट मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था। तो आपका क्या किया गया, डिपॉजिटरी सिस्टम स्टार्ट किया गया। कब स्टार्ट किया गया, आपका 1996 में, ठीक है। और आपका जो NSDL है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड, डिपॉजिटरी लिमिटेड बोल सकते हैं, इसकी मुंबई में स्थापना करी गई थी पहली बार। कब की गई थी आपकी, 1996 में, ठीक। क्या है आपका, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, है ना। तो इसके थ्रू आपका क्या हुआ था, आपका ये सारा का सारा काम चालू हो गया था। फिर क्या हुआ कि आपका एक और, इसके साथ में एक और बनाई गई डिपॉजिटरी या दूसरी डिपॉजिटरी बनाएंगे, क्या आपकी सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम। कौन सा था, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम लिमिटेड। और इन सभी का काम क्या था, LTD, ठीक। लिमिटेड का फुल शॉर्ट फॉर्म होता है आपका LTD। ये करना क्या था, इनको जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है, जितने भी शेयर मार्केट्स हैं, सारे के सारे शेयर मार्केट्स को किस फॉर्म में करना, आपका ऑनलाइन मोड में करना, उनको डिमटेरियलाइज करना। इसके लिए आप लोग को क्या बनाना होता है कि अपना एक डीमेट अकाउंट बनाना होता है। उस डीमेट अकाउंट में आपने किस डेट को कितने शेयर खरीदे, कितने बेचे, कितने रखने हैं, कितना उसका रेट था, इन सारी की सारी क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होती है। और उस इन्फॉर्मेशन के साथ साथ में भी आपका क्या होता है, बहुत सारे गाइडलाइंस मिलते हैं आपको कि अभी मार्केट इस तरीके का जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने शेयर की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं और आपके शेयर की क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। अच्छा, ठीक। तो आपका आज आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। और इसके अलावा आपका मुझे बताना था एक और चीज़ थी कि सिंपल सी चीज़ है, इसको मैं कल क्या करूँगी, आपका MCQ, इसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, परेशान मत होइएगा। आपके MCQs जो कराऊंगी उसके पहले, क्योंकि MCQs इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वो बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि आपसे पढ़ा हुआ है। आपसे क्या पूछा जाएगा कि जो NSDL है कब बना था, वो 1996 में बना था। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की, सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको जो दिमाग लगाना होगा वो किस में लगाना होगा, आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। किसमें लगाना होगा, आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि माइक्रो में आपका बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपका कॉस्ट आती है, आपकी डिमांड सप्लाई आती है, बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें आपको दिमाग लगाना होगा। तब मैं ऐसा नहीं करूँगी, तो मैं आपको पूरा टाइम दूंगी ताकि आप पीछे के जितने भी रूल्स हैं, जितने भी सब चीज़ें हैं, उनको समझ लें अच्छी तरीके से। उसके बाद क्या करेंगे, आंसर करेंगे। अभी क्या है, आज क्लास को यहीं पे रखते हैं। अभी आपको स्टॉक ऑफ मनी पढ़ना है कि आपकी M1, M2, M3 और M4 टाइप की जो मनी होती है वो क्या होती है। एक चीज़, दो चार चीज़ें उसमें बहुत अच्छी हैं, मुझे भी बहुत अच्छी लगी पढ़ाने में, पढ़ने में अच्छी लगी, तो पढ़ाने में तो ऑब्वियस अच्छी लगेंगी। जैसे कि डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, ऑफलाइन होते तो आप लोग बताते हैं, मैं बताऊंगा, है ना। अभी नहीं बता सकते आप लोग को, आप लोगों की गलती हो गई, आप लोग पेड वर्जन ले रहे हो, आप लोग लाइव क्लास नहीं लो, है ना। अभी क्या करते हैं, क्लास को एंड करते हैं। सब अच्छे रहिए, खुश रहिए, खूब सारी पढ़ाई करिए, खाना खाइए, कम खाइए, मोटे मत हो जाइएगा, आलस बहुत ज़्यादा आ जाता है। ओके, बाय।